Hello everyone, welcome to Sabka Topper. Today we are going to discuss a new topic, that is urine formation. We were discussing chapter excretory products and their elimination from class 11th NCERT biology. So let's start our new topic. Urine formation. इससे पहले हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया था, हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से हमारा किडनी जो है उसका स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से हमने एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है यूरिन फॉर्मेशन। ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में काफ़ी जो है समराइज़ करके शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेसेस, namely glomerular filtration, reabsorption and secretion that take place in different parts of the nephron. आई होप कि आपको नेफ्रॉन पता है, मैंने आपको बताया था किस तरीके से एफरेंट आर्टेरियोल होती है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आपको पीछे वाली वीडियो को डेफिनेटली देखना है, अदरवाइज़ ये समझ नहीं आएगा आपको आगे। एफरेंट आर्टेरियोल होती है, फिर वो कैपिलरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होती है, इन कैपिलरीज़ को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर एफरेंट आर्टेरियोल होती है, किस तरह से वासा रेक्टा होती है। बिल्कुल आपको हर एक चीज़ ध्यान में होनी चाहिए, तभी आपको एक क्लियर हो पाएगा। अब यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स आपको बताए गए हैं, तो पहला आप ये याद रख लो, ये 3 स्टेप्स। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, आपको ग्लोमेरुलस पता है, जब हमने कैपिलरीज़ में, जब एफरेंट आर्टेरियोल थी वो कैपिलरीज़ में डिवाइड हुई थी तो उसको बोला गया था ग्लोमेरुलस। तो वहाँ पर एक फिल्ट्रेशन होती है, रीएब्जॉर्प्शन होती है और सेक्रीशन होती है। 3 स्टेप्स होते हैं जो नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। The first step in urine formation is the filtration of blood, which is carried out by the glomerulus and it's called glomerular filtration. सबसे पहले क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। मीन्स एफरेंट आर्टेरियोल से इम्प्यूरिटी वाला ब्लड आया, वो ग्लोमेरुलस में गया, ये ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज़ हैं, यहाँ पर इसका फिल्ट्रेशन हो जाता है। फिल्ट्रेशन मीन्स यहाँ से बोमन्स कैप्सूल में फ़िल्टर होकर के जाता है ब्लड, ठीक है। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 milliliter of blood is filtered by the kidneys per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped by each ventricle of the heart in a minute. तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है, डेटा है ये आपको याद रखना है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद आपको बताया गया है कि एक एवरेज पे देखा जाए तो 1100 to 1200 मिलीलीटर ब्लड जो है किडनी हमारी पर मिनट फ़िल्टर कर रही है। कहाँ पर फ़िल्टर कर रही है, बोमन्स कैप्सूल में, ठीक है। और उसके बाद बताया गया है कि ये कितने के बराबर है, लगभग रफली 1/5 ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल। आपकी बॉडी में 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं। तो ये बताया गया है यहाँ पर कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल हैं उनका एक वेंट्रिकल का 1/5 जो ब्लड है जो पम्प्ड हो रहा है उसके बराबर होता है ये 1 मिनट में, ठीक है। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कैसे होता है। एक्चुअली यहाँ पर जो है ग्लोमेरुलस का एक ब्लड प्रेशर होता है, उसके कारण ये पॉसिबल हो पाता है। और 3 लेयर के थ्रू ब्लड जो है क्रॉस करता है जब वह ग्लोमेरुलस से बोमन्स कैप्सूल में आ रहा होता है। तो 3 लेयर्स होती हैं जहाँ पर जिसको ब्लड को क्रॉस करना होता है। तो सबसे पहले आता है एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। आई होप कि आपको एंडोथीलियम पता है क्या होता है। एंडोथीलियम हम उस वेसल को कहते हैं जो कैपिलरी में है, यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ कैपिलरी के होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम जो कैपिलरी की होती है उसको हम कहते हैं एंडोथीलियम। तो ये कैपिलरी है क्योंकि ग्लोमेरुलस, तो इसलिए बताया गया है कि एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, यानी कि जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज़ हैं उसका जो स्क्वैमस एपिथेलियम है सबसे पहले तो वो, उसको एंडोथीलियम बताया गया है। द एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल, उसी तरीके से बोमन्स कैप्सूल में भी लाइनिंग होगी। एपिथेलियम मीन्स लाइनिंग जो होती है उसको हम स्क्वैमस एपिथेलियम या डिफरेंट एपिथेलियम जो जितने भी हैं वो डिपेंड आपको लाइनिंग पर, जो भी लाइनिंग प्रोवाइड कर रहा है आपकी बॉडी में जहाँ पर भी। तो लाइनिंग ऑफ बोमन्स कैप्सूल एंड अ बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स, और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे आप स्क्वैमस एपिथेलियम देखते हो तो उसके नीचे जितने भी एपिथेलियम होते हैं उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये आप डिटेल में डिस्कस करोगे टिश्यू वाले चैप्टर में, ठीक है, डिटेल में आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आपको एंडोथीलियम, एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन याद रखना है। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स आर अरेंज्ड इन एन इंटीग्रेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स। अब मैंने बताया आपको कि बोमन्स कैप्सूल के जो एपिथेलियम है वो तो एंडोथीलियम से क्रॉस कर गया, लेकिन जो बोमन्स कैप्सूल की एपिथेलियम है यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं।
पोडोसाइट स्ट्रक्चर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोजेक्शन जैसे होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एक इंटीग्रेट मैनर में। ये इसीलिए होते हैं ताकि थोड़े थोड़े माइन्यूट स्पेस, दो पोडोसाइट साथ में आते हैं और इनके बीच में जो स्पेस होती है ये बहुत माइन्यूट होती है, और ये जो माइन्यूट स्पेस होती है इसी को फिल्ट्रेशन स्लिट्स या फिर स्लिट पोर्स बोलते हैं। एक और बार बता देती हूँ, क्या होता है कि जो बोमन्स कैप्सूल के एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनको पोडोसाइट कहते हैं, फिंगर लाइक होते हैं वो, और दो पोडोसाइट साथ में आएंगे तो इनके बीच में कुछ माइन्यूट स्पेसेस बनेंगे। ये जो माइन्यूट स्पेसेस होते हैं इनको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स या फिर स्लिट पोर्स बोलते हैं इनको। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स पास इनटू द ल्यूमन ऑफ द बोमन्स कैप्सूल। अब यहाँ पर ब्लड इतने अच्छी तरीके से, इस तरह से स्लिट्स क्यों बनाई गई, ताकि अच्छे से बिल्कुल एफिशिएंटली जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन हो पाए। तो बहुत ही एफिशिएंटली ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। इसको क्या चीज़ क्रॉस नहीं कर सकती, सिर्फ प्रोटीन्स क्रॉस नहीं कर सकते, बाकी सभी चीज़ें इसमें क्रॉस हो जाती हैं। तो प्रोटीन्स ताकि नीचे ना आए, तो ये प्रोटीन से क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है कि प्रोटीन्स जो है वो पास ना हो। तो प्रोटीन्स को एक्सेप्ट करके सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें इसके नीचे आ जाती हैं ल्यूमन में, बोमन्स कैप्सूल के। क्लियर हो रहा है आपको कि बोमन्स कैप्सूल में ये एपिथेलियम है जिसको पोडोसाइट बोला गया है, जिसमें फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं और इससे प्रोटीन पास नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें जो है वो इजीली पास हो जाती हैं। देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब जो एक एफिशिएंट फिल्ट्रेशन है, अंडर एक जो है एक प्रेशर के अंडर फिल्ट्रेशन हो रही है, और एक एफिशिएंट फिल्ट्रेशन है जिसमें प्रोटीन्स पास नहीं हो रहे हैं और रिक्वायर्ड चीज़ें पास हो रही हैं, उसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मीन्स प्रोटीन जिसमें पास नहीं होते, बाकी चीज़ें इजीली जो है बोमन्स कैप्सूल में पास हो रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिल्ट्रेशन स्लिट्स। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। पढ़ा कि हमारी यूरिन फॉर्मेशन के 3 प्रोसेस हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। फर्स्ट जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो है बेसिकली ग्लोमेरुलस में होता है। यहाँ पर एक मिनिमम प्रेशर के साथ जो है ब्लड फिल्टर होता है ना। ये प्रेशर हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो प्रेशर होता है, जो ब्लड होता है, ये 3 लेयर को क्रॉस करता है। 3 लेयर को क्रॉस करता है। सबसे पहले तो जो कैपिलरी की एपिथेलियल लेयर है उसको हमने बोला एंडोथीलियम। उसके बाद हमने पढ़ा बोमन्स कैप्सूल की एंडोथीलियम, सॉरी बोमन्स कैप्सूल एंडोथीलियम नहीं बोलेंगे, एंडोथीलियम सिर्फ जो है कैपिलरीज के लिए बोलेंगे। एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल। अब जो ये वाली एपिथेलियम है ये पोडोसाइट जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स इसमें डेवलप्ड रहते हैं, ठीक है, ये मॉडिफाइड है। और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें गिल स्लिट्स सॉरी इनमें जो है फिल्ट्रेशन स्लिट्स रहती है या फिर उनको स्लिट पोर्स कहते हैं, ये इसमें प्रेजेंट रहती है, स्पेसेस होती हैं ये, ठीक है। इनके थ्रू प्रोटीन्स क्रॉस नहीं कर सकती, बाकी सारी चीज़ें क्रॉस कर सकती हैं, इसीलिए हम इनको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इस फिल्ट्रेशन को हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नेम जो है वो दिया हुआ है। द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट, 1 मिनट में जितने भी अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट को किडनी फॉर्म करती है उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि 1 मिनट में किडनी में कितना फिल्ट्रेट यानी कि ये जो अभी आपने देखा ये फिल्ट्रेट कहलाएगा, जो क्रॉस कर रहा था आपके ग्लोमेरुलस से बोमन्स कैप्सूल में, इसको फिल्ट्रेट कहा गया है। GFR इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेटली 125 मिलीलीटर पर मिनट और 180 लीटर्स पर डे, यानी कि एक दिन में एक हेल्दी पर्सन में जो फिल्ट्रेट, ये यूरिन नहीं है, ये फिल्ट्रेट है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये फिल्ट्रेट है। अभी इसमें से बहुत सारी चीज़ें 99% के आसपास जो है वो तो रीएब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो 125 मिलीलीटर पर मिनट एंड 180 लीटर्स पर डे, क्योंकि 180 लीटर्स पर डे तो यूरिन फॉर्मेशन नहीं होता बॉडी में, सिर्फ ये फिल्ट्रेट फॉर्मेशन होता है। द किडनीज हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब इसको रेगुलेट करना भी इंपॉर्टेंट है, इस रेट को, है ना, कि हर दिन एक प्रॉपर रेट में ही फिल्ट्रेट बने, है ना, ज़्यादा कम ऐसे ना हो। तो इसको करने के लिए बॉडी में एक एफिशिएंट मैकेनिज्म बनाया गया है। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस एक एपरेटस है जिसके थ्रू एक बहुत ही एफिशिएंट मैकेनिज्म हमारी बॉडी में कैरी होता है। अब इसको हम पढ़ेंगे कि कौन सा मैकेनिज्म है। JGA इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड द एफरेंट आर्टेरियल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। अब आप समझो कैसे कैसे होता है ये जो एक सेंसिटिव रीजन बना हुआ है, दो मतलब मीन सेलुलर मॉडिफिकेशंस, जो DCT थी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल थी, वो जहाँ पर एफरेंट आर्टेरियोल से मिलती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रक्चर जो आपस में उलझा हुआ है,
तो एक रीजन है जहाँ पर DCT जो है वो एफरेंट आर्टरियोल से कॉन्टैक्ट में आती है, तो उसी रीजन पे ये एक सेंसिटिव सा पार्ट बना हुआ है. A fall in GFR can activate the JG cells to release renin, which can stimulate the glomerular blood flow and thereby the GFR back to normal. अब यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ कैसे होता है. फॉल इन GFR का मतलब है कि आपकी बॉडी का BP गिरता है. जब आपकी बॉडी का ब्लड का प्रेशर गिरेगा, ब्लड प्रेशर यानी कि प्रेशर इन द आर्टरीज, कितना प्रेशर लग रहा है ब्लड का, तो जब ब्लड प्रेशर गिरता है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी गिरता है. क्यों गिरता है? सिंपल सी बात है, अगर एफरेंट आर्टरियल में ब्लड बहुत कम प्रेशर से आएगा या बहुत कम ब्लड आएगा तो उस कारण से ग्लोमेरुलस में भी कम ब्लड जाएगा, तो डेफिनेट सी बात है कि जो GFR है वो गिरेगा. तो GFR गिर जाता है क्योंकि BP गिर जाता है. तो जब GFR गिर जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो JG सेल्स है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, ये JG सेल्स जो होते हैं DCT के, ये एक्टिव हो जाते हैं. और ये एक्टिव हो जाते हैं और ये किसको एक्टिव कर देते हैं? एफरेंट आर्टरियोल को, क्योंकि कॉन्टैक्ट में है तो उसको एक्टिव कर देते हैं. तो फिर वहाँ से रेनिन का रिलीज़ होता है. ठीक है, रेनिन एक केमिकल है, इसका रिलीज़ होता है और ये रेनिन जो है ये स्टिमुलेट करता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को एंड देयर बाय द GFR बैक टू नॉर्मल. जब रेनिन आता है तो वो स्टिमुलेट होकर के बैक टू नॉर्मल कर देता है सिचुएशन को. अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे 180 लीटर्स पर डे विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज. यूरिन रिलीज आपको बताया गया है 1.5 लीटर्स. सजेस्ट दैट अगर आप कंपेयर करो 180 लीटर 1.5 लीटर में, तो आपको ये क्लियर होगा कि 99% ऑफ द फिल्ट्रेट सजेस्ट दैट नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीएब्जॉर्ब बाय द रिनल टिब्यूल. रिनल टिब्यूल आपको ध्यान, हमने कहा था 2 पार्ट्स होते हैं हमारे नेफ्रॉन के, एक तो ग्लोमेरुलस वाला जो पार्ट है ऊपर का और नीचे का जो पार्ट है दैट इज़ रिनल टिब्यूल. तो ये बताया गया है आपको कि यहाँ पर जो है रीनल टिब्यूल की बात की गई है कि रीनल टिब्यूल से रीएब्जॉर्प्शन इतना जो है होता है 99%, क्योंकि इतना ज़्यादा तो 180 लीटर्स हमारी बॉडी से पास आउट नहीं होता एज यूरिन. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन. इसी प्रोसेस को हमने रीएब्जॉर्प्शन कहा है. रीएब्जॉर्प्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि देखो ब्लड में एक बार तो पहले से चीज़ें एब्जॉर्ब्ड हैं. जो ब्लड वहाँ आता है उसमें ही पहले से बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हैं, NaCl वगैरह, या आप आयंस के हो, वाटर का हो, बहुत सारी चीज़ें ब्लड में पहले से एब्जॉर्ब होती हैं ब्लड प्लाज्मा में. अब उसका रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है कि पहले वो उस में चले गया नेफ्रॉन में और वहाँ से फिर से ब्लड ने उसको रीएब्जॉर्ब, मतलब फिर से वो ट्यूब्स में रीएब्जॉर्ब हुआ, इसीलिए उसको रीएब्जॉर्प्शन, मतलब वही एब्जॉर्ब चीज़ वापस से ब्लड में आई है, इसीलिए उसको रीएब्जॉर्प्शन कहा गया है. The tubular epithelial cells in different segments of nephron perform this either by active or passive mechanisms. अच्छा, एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म. अभी जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स होते हैं नेफ्रॉन के जो सेल्स हैं वो ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं, और इसमें एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म्स. एक्टिव मैकेनिज्म मतलब जहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड हो, पैसिव मैकेनिज्म मतलब जहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड ना हो और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो होगा वो एक्टिव होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ही साथ जो होगा वो पैसिव होगा. For example, substances like glucose, amino acids, Na plus etc. in the filtration are reabsorbed actively. Actively मतलब अब जैसे Na है तो आपने Na के पंप पढ़ा होगा, तो ये कुछ जो एक्टिव यानी कि एनर्जी की डिमांड्स के साथ होते हैं. whereas the nitrogenous waste are absorbed by passive transport. तो आप इसको याद रख लो कि जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं आपके बॉडी में वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीएब्जॉर्ब होते हैं. Reabsorption of water also occurs passively in the initial segments of the nephron. Initial means जब का ये PCT वगैरह है, यहाँ पर ही reabsorption होता है, water का भी passively reabsorption हो जाता है. During urine formation, the tubular cells secrete substances like H plus K plus and ammonia into the filtrate. अब यहाँ पे क्या बताया कि यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पर ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ ट्यूब्यूलर सेल्स होते हैं, ये H प्लस K प्लस और अमोनिया को फिल्ट्रेट में ऐड कर देते हैं. क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये चीज़ें हार्मफुल हैं और इनको एक्सक्रीट करना है, तो फिल्ट्रेट में ऐड भी कर देते हैं. एब्जॉर्ब ही नहीं करते, कुछ चीज़ों को फिल्ट्रेट में ऐड भी करते हैं. ट्यूब्यूलर सेक्रीशन, इसी को कहा गया ट्यूब्यूलर सेक्रीशन. ट्यूब्स जो है वो सेक्रीट कर रही हैं चीज़ों को. इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन formation as it helps in the maintenance of ionic and acid base balance of body fluids. तो ये बेसिकली आयन मीन्स आपके pH को कंट्रोल करने का, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का देखो आप देख रहे हो ना कि हाइड्रोजन आयन आगे पीछे हो रहा है, तो इट मीन्स pH बैलेंस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है. तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा. एक बार हम इसको सम अप कर लेते हैं. हमने पढ़ा कि GFR क्या है, किडनी कितना यूरिन जो है एक दिन में प्रिपेयर करिए, फिल्ट्रेट कितना प्रिपेयर करें, यूरिन नहीं, आपको डिफरेंस समझना है यूरिन और फिल्ट्रेट का.
कितना फिल्ट्रेट एक दिन में प्रिपेयर कर रही है, दैट इज़ GFR, जो कि 125 मिलीलीटर पर मिनट एंड 180 लीटर पर डे है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक जो है जब हमारी बॉडी का BP गिर गया, सपोज मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, BP गिर गया तो GFR गिर जाता है। GFR के गिरने की वजह से हमारी बॉडी में JG सेल्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं DCT के, और ये एफरेंट आर्टरियोल को भी एक्टिव कर देते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में जो ये GFR गिरा है, ये GFR बैक टू नॉर्मल आ जाता है। फिर हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी रीएब्जॉर्प्शन करती है बहुत सारी चीज़ों का जो रिक्वायर्ड है, 99% रीएब्जॉर्प्शन मतलब ब्लड में एब्जॉर्ब थी वो चीज़ें लेकिन वापस से ब्लड में ही आ रही है, दैट इज़ रीएब्जॉर्प्शन। तो नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया जो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, और बाकी कुछ चीज़ें जैसे Na हो गया, K हो गया, तो Na K प्लस पंप है ये, तो ये एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। उसके बाद हमने कहा था कि वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है ये भी हमारी बॉडी में पैसिवली ही होता है इनिशियल सेगमेंट यानी कि PCT वगैरह में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पर जो ट्यूब्यूलर सेल्स है दे सेक्रीट सम सब्सटेंसेस लाइक H+, K+, अमोनिया। ये बेसिकली इसीलिए सेक्रेट किया जाता है फिल्ट्रेट में क्योंकि एक तो ये हार्मफुल है और दूसरा pH को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। H+ के एक्सचेंज का मतलब ही समझ जाओ कि pH से रिलेटेड है, pH को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ में आप चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ ही साथ वीडियोस को लाइक कर दें, और इसी तरीके से आप हमेशा हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।